हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसको हमको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है और उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको गिवन है z = 3x1 + 4x2। तो सबसे पहला स्टेप जो हम सिंपलेक्स मेथड के अंदर यूज करेंगे वो है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि फर्स्ट स्टेप एक्सप्रेस द प्रॉब्लम in standard form। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब होता है कि उसके कंस्ट्रेंट्स के अंदर इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना। यानी कि जहां कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है वहां इक्वल टू का साइन आना चाहिए। और इस इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम कंस्ट्रेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ऐड करके, और उस वेरिएबल को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और स्लैक वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं S से, और नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पे सिंपलेक्स मेथड के अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। कंस्ट्रेंट फर्स्ट x1 + x2 = 450, यानी कि लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल टू से रिप्लेस किया। इसी के साथ हमको एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो कि है स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल s से डिनोट करते हैं, और कंस्ट्रेंट कौन सा है? फर्स्ट कंस्ट्रेंट, इसलिए s1 आएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो सेकंड कंस्ट्रेंट में सिमिलरली इसी टाइप से करेंगे हम। 2x1 + x2 = 600 एंड प्लस h2। तो नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पे। दो कंस्ट्रेंट है, दो स्लैक वेरिएबल हम यूज लेंगे। अब ये स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्लैक वेरिएबल क्या डिनोट करते हैं? अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को, अनयूटिलाइज्ड टाइम या फिर किसी मशीन के आइडल टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए स्लैक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो होता है 0। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल 0 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा स्लैक वेरिएबल के इंट्रोडक्शन से? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z = 3x1 + 4x2 एंड प्लस, क्योंकि स्लैक वेरिएबल अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को शो करते हैं तो स्लैक वेरिएबल 0 कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। यानी कि स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होता है। तो स्लैक वेरिएबल s1 का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? 0 s1, और सेकंड स्लैक वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा? 0 s2। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के अंदर क्या कहते हैं हम? फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें फिजिबल सॉल्यूशन की, तो इनिशियली हम फिजिबल सॉल्यूशन क्या मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 0 के इक्वल है। अज्यूम करते हैं हम ये चीज को, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा 0 है, यानी कि जो इनिशियली हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो 0 है, और इस प्रॉफिट को हमको इंप्रूव करना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो इनिशियली क्या मानते हैं हम? अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट z = 0। और z = 0 कब होगा? जब x1 और x2 0 होंगे। x1 और x2 0 होंगे तो z = 0 होगा। तो x1 = x2 = 0। इसलिए हम x1 और x2 को क्या बोलते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब x1 और x2 की वैल्यू इन दो कंस्ट्रेंट्स में पुट कीजिए, तो x1 और x2 की वैल्यू हमको मिलेगी। x1 = मिलेगा हमको 450 एंड h2 मिलेगा हमको 600। तो x1 x2 को हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, s1 और s2 को हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। अब बात करते हैं सिंपलेक्स टेबल की। सिंपलेक्स टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे मैंने सिंपलेक्स टेबल बनाया उसी तरीके से आपको हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए सिंपलेक्स टेबल बनानी है सिंपलेक्स मेथड के अंदर। ठीक है, तो सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत है सीजे की। सीजे के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को हम शो करते हैं। यानी कि सीजे रो के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z, इसके वेरिएबल्स क्या है? x1 x2 s1 s2, और उनके कोएफिशिएंट्स 3 4 0 एंड 0। अब क्या हुआ? सीजे के अंदर क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स, तो 3 4 0 एंड 0। अब बात करते हैं बेसिस। सीजे के अंदर में आता है बेसिस, और बेसिस के अंदर क्या आते हैं? स्लैक वेरिएबल्स। यानी कि क्योंकि हमको मालूम है स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल्स है, तो बेसिक कॉलम के अंदर स्लैक वेरिएबल्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी कि बेसिस कौन से होते हैं? s1 और s2। अब बात करते हैं हम सीबी की। सीबी क्या होता है? स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में।
जैसे कि हमको मालूम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिलेक्ट वेरिएबल s1 और s2 का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0 and 0। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस रो में क्या आएगा, यानी कि बेसिस रो के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स आएंगे। जैसा कि हमने सीजे रो के अंदर किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट यूज किए हमने। ठीक है, ऐसे ही बेसिस रो के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स को हम यूज लेंगे, यानी कि 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे x1, 4 के नीचे x2 and s1 and s2। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अब बात करते हैं कंस्टेंट्स की। कंस्टेंट्स के अंदर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या क्या है वो हमको इधर लिखने हैं। ठीक है, तो x1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट कंस्टेंट 1 के अंदर क्या है 1। ठीक है, x2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट कंस्टेंट 1 के अंदर क्या है 1। x1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट कंस्टेंट 1 के अंदर क्या है 1 और s2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट कंस्टेंट 1 के अंदर क्या है 0। अब बात करते हैं सेकंड कंस्टेंट की। सेकंड कंस्टेंट के अंदर x1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 2, x2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1, s1 वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 0 एंड s2 वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1। अब बात करते हैं एक और नए कॉलम की, यानी कि बी कॉलम की। बी कॉलम के अंदर क्या आते हैं 450 और 600, 450 और 600। ठीक है, अब बात करते हैं एक नई रो की Z0। Z0 हम कैसे निकालते हैं, Z0 निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ZJ इक्वल्स टू क्या होता है समीशन ऑफ CB इंटू AIJ। CB हमको गिवन है, AIJ हमको मालूम है सारे, AIJ हमको मालूम है सारे। तो अब हम Z0 निकालेंगे। Z0 निकालने के लिए x1 कॉलम के अंदर ZJ की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम x1 कॉलम के अंदर ZJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले x1 कॉलम के अंदर क्या होगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, आंसर आएगा हमारा 0। तो Z0 का पहला एलिमेंट 0। अब बात करते हैं x2 कॉलम के अंदर Z0 का दूसरा एलिमेंट क्या होगा, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड एलिमेंट Z0 का 0। अब बात करते हैं S1 कॉलम के अंदर Z0 का थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। थर्ड एलिमेंट भी 0। अब बात करते हैं H2 कॉलम के अंदर Z0 का फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं B कॉलम के अंदर में Z0 का एलिमेंट क्या होगा, 450 इंटू 0 प्लस 4 प्लस 600 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो यह आएगा 0। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने Z0 के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं एक और रो की जिसको हम बोलते हैं CJ माइनस Z0। CJ माइनस Z0। तो CJ रो के एलिमेंट्स क्या क्या है हमको मालूम है, 3 4 0 0 और Z0 के एलिमेंट्स भी हमको मालूम है। तो CJ माइनस Z0 के अंदर इन दोनों रोज को माइनस करना है, यानी कि 3 माइनस 0। 3 क्या है CJ का एलिमेंट है और ZJ के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। ऐसे CJ के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, यानी कि CJ का एलिमेंट माइनस ZJ का एलिमेंट इक्वल्स टू 4। 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट की। जब ये टेबल बन जाएगी हमारे पास, जब ये टेबल हमारे पास बन जाएगी पूरी, तो हमको क्या करना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट, यानी कि जो हमने जो फिजिबल सॉल्यूशन माना z इक्वल्स टू 0 वो ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हमारे पास दो रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम MI मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हमको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए क्या देखना पड़ता है, CJ माइनस ZJ इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि CJ माइनस Z0 के सारे एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। यानी कि CJ माइनस Z0 के जो एलिमेंट होने चाहिए या तो वो नेगेटिव होने चाहिए या 0 होने चाहिए।
तभी जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। सेकंड बात करते हैं हम फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए क्या कंडीशन है ऑप्टिमिलिटी, वो है Cj माइनस Zj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करेंगे तो Cj माइनस Zj रो के सारे एलिमेंट या तो 0 होने चाहिए या 0 से ग्रेटर होने चाहिए, यानी कि Cj माइनस Zj रो के एलिमेंट या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। ये कंडीशन होगी मिनिमाइजेशन के लिए, और ये ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की। तो इधर हम बात कर रहे हैं जैसा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की ऑप्टिमिलिटी कंडीशन हमको मालूम है Cj माइनस Zj इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि Cj माइनस Zj रो के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर वो 0 या नेगेटिव होंगे तभी हमारा जो सॉल्यूशन हमने माना है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी कि Z इक्वल टू 0 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो अब इस टेबल के अंदर देखिए, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं तो Cj माइनस Zj रो के अंदर एलिमेंट 0 या तो 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है, इसीलिए जो हमने सॉल्यूशन माना था, फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने माना था Z इक्वल्स टू 0, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या है, Cj माइनस Zj इज लेस देन इक्वल टू 0 मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, यानी कि Cj माइनस Zj का जो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, Cj माइनस Zj रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो या तो नेगेटिव होने चाहिए या 0 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं है, 0 तो है एलिमेंट लेकिन नेगेटिव कोई नहीं है, तो इसलिए जो हमने सॉल्यूशन माना Z इक्वल्स टू 0 वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसी वजह से हम इस सॉल्यूशन को आगे इंप्रूव करेंगे, यानी कि इटरेट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ अगले स्टेप में। तो देखिए कैसे करेंगे आप, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम, तो आगे हम सबसे पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ इटरेट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे इसी टेबल के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम Cj माइनस Zj रो में से जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा Cj माइनस Zj रो में से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को चूज करना, ठीक है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 4, ठीक है। तो ये 4 जिस कॉलम के अंदर में आ रहा है उस कॉलम को हम बोलेंगे की कॉलम, और ये की कॉलम जिस वेरिएबल के अंदर में आ रहा है उस वेरिएबल को हम बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल। ये देखिए हमारा की कॉलम है, ये किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है, x2 वेरिएबल के अंदर, तो x2 हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। अब बात करते हैं हम एक नए कॉलम के इंट्रोडक्शन की, जिसको हम बोलते हैं थीटा कॉलम। थीटा कॉलम, थीटा कॉलम के एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी कॉलम डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम। तो थीटा कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट ऑफ बी कॉलम डिवाइडेड बाय एलिमेंट ऑफ की कॉलम, यानी कि 1। एलिमेंट ऑफ बी कॉलम यानी कि 600 डिवाइडेड बाय एलिमेंट ऑफ की कॉलम यानी कि 1। अब थीटा कॉलम में से उस एलिमेंट को चूज कीजिए जो नॉन नेगेटिव है और स्मॉलेस्ट है। दोनों एलिमेंट नॉन नेगेटिव है लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है, 450 डिवाइडेड बाय 1। तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए। अब ये एलिमेंट जिस रो के अंदर आ रहा है उस रो को हम बोलेंगे की रो, तो ये वाली रो है, ठीक है। तो ये रो क्या हो जाएगी हमारी की रो। अब इस रो को जो वेरिएबल हेड कर रहा है यानी कि S1 वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम बोलेंगे लिविंग वेरिएबल। तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग वेरिएबल। अब बात करते हैं की एलिमेंट की। जो एलिमेंट की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। तो की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन पे 1 प्रेजेंट है, तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। और की एलिमेंट को हमेशा हम ब्रैकेट से शो करते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर की एलिमेंट को हम रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक नए कॉलम के इंट्रोडक्शन की, जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड रेशियो कॉलम। तो फिक्स्ड रेशियो को कहां इंट्रोड्यूस करते हैं, सीबी से पहले, और इसको डिनोट करते हैं F.R से। तो फिक्स्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शनल एलिमेंट्स अपॉन की एलिमेंट। अब फिक्स्ड रेशियो की एक खास बात होती है, फिक्स्ड रेशियो की रो, Zj रो और Cj माइनस Zj रो के अलावा सारी रोज के लिए लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि की रो
Z0 और Cj माइनस Z0 के लिए हम फिक्स रेशियो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब बची कौन सी रो? ये रो। मान लीजिए ये रो R1 है, ये रो R2 है, तो R2 रो के लिए हम फिक्स रेशियो लिखेंगे, क्योंकि R2 रो ना तो Cj माइनस Z0 है, ना Z0 है, ना की रो है, तो R2 रो के लिए हम फिक्स रेशियो लिखेंगे। तो फिक्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इंटरसेक्शनल एलिमेंट अपॉन की एलिमेंट। इंटरसेक्शनल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो की एलिमेंट के अलावा की कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरसेक्शनल एलिमेंट रो 2 के अंदर क्या है? 1, की कॉलम के अंदर रो 2 का एलिमेंट 1, तो 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर होगा हमारा 1। तो फिक्स रेशियो रो 2 के लिए क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, फिक्स रेशियो की बात होगी। अब हम बात करेंगे आगे नए सिंपलेक्स टेबल की। थर्ड स्टेप हमारा होगा इटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमको मालूम है z इक्वल्स टू 0 ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था पुरानी सिंप्लेक्स टेबल में कि Cj माइनस Z0 के अंदर सारे एलिमेंट 0 या नेगेटिव की फॉर्म में नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या करना होता है? नई सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी, और नई सिंप्लेक्स टेबल में हमको कुछ इस तरीके से बनानी होगी कि की एलिमेंट तो रहे 1 और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा वो हो जाए 0। यानी कि की एलिमेंट तो 1 रहना चाहिए और की कॉलम में बाकी जितने भी एलिमेंट हैं की एलिमेंट के अलावा उनको करना है हमको 0। इस तरीके से हम नई सिंप्लेक्स टेबल लिखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब ये वाला कन्वर्जन हम करेंगे, यानी कि की एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है की कॉलम के अंदर, उनको जब हम 0 करेंगे तो Cj माइनस Z और Z0 के एलिमेंट्स को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिर्फ H1 और H2 रो के एलिमेंट की, यानी कि रो 1 और रो 2 के एलिमेंट्स की। तो इस कन्वर्जन के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो फॉर्मूला सारी सिंपलेक्स मेथड में या जितने भी मेथड आप यूज लेंगे, बिगन मेथड, टू फेस मेथड, सब में यूज आएगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जैसे कि 4 वेरिएबल अगर यहाँ हो जाए, उनमें भी ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिलाने में मदद करेगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो हमको क्या करना है? रो 2 के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि 1, जो कि की कॉलम के अंदर आ रहा है, इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है अगली सिंप्लेक्स टेबल में। ठीक है, और की एलिमेंट को हमको 1 रहने देना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा जरूरी नहीं है कि एलिमेंट 1 ही हो, पहले से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे हमको ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे। अगर यहाँ 4 होता तो हमको पूरी रो को 4 से डिवाइड करना पड़ता, जिससे कि ये 1 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को 1 बनाएंगे अगर 1 ना हो तो। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की। तो रो 2 के अंदर हमको चेंज करना है, तो रो 2 के लिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं, न्यू एलिमेंट्स ऑफ रो 2 इक्वल्स टू, ठीक है, करंट एलिमेंट्स ऑफ रो 2 माइनस फिक्स्ड रेशियो फॉर रो 2 इनटू करंट एलिमेंट्स ऑफ की रो। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले से हम नए एलिमेंट्स निकालेंगे, किसके? रो 2 के। ठीक है, तो रो 2 के नए एलिमेंट्स हम निकालते हैं, करंट एलिमेंट ऑफ रो 2। तो फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, नया जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? तो करंट एलिमेंट ऑफ रो 2 क्या है? करंटली हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है रो 2 का? 2। ठीक है, माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है रो 2 के लिए? 1 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का? करंट एलिमेंट की रो का 1। तो ये हो जाएगा हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। नया जो एलिमेंट होगा सेकंड रो 2 के अंदर वो क्या होगा? तो करंट एलिमेंट, करंटली जो सेकंड एलिमेंट है रो 2 का वो क्या है? 1 माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है रो 2 का? 1
इनटू करंटली जो सेकंड एलिमेंट है की रो का वो क्या है 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। जो नया थर्ड एलिमेंट होगा रो 2 का वो क्या होगा, करंटली रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है 0। ठीक है, माइनस फिक्स्ड रो क्या है 1 इनटू की रो का करंटली थर्ड एलिमेंट क्या है 1, तो थर्ड एलिमेंट नया वाला क्या हो जाएगा -1। अब बात करते हैं नया एलिमेंट क्या होगा रो 2 का फोर्थ एलिमेंट नया क्या होगा रो 2 के लिए, तो करंटली क्या है, करंट एलिमेंट क्या है रो 2 का 1। ठीक है, माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है 1 इनटू करंटली फोर्थ एलिमेंट क्या है की रो का वो है 0, तो 1 हो जाएगा हमारा फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ एलिमेंट की। तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या होगा, करंटली क्या है फिफ्थ एलिमेंट रो 2 का 600 माइनस फिक्स्ड रेशियो क्या है 1 इनटू करंट एलिमेंट क्या है की रो का 450, तो इक्वल्स टू 150। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स निकले ये नए एलिमेंट होंगे की रो के, जो हम नई सिंप्लेक्स टेबल में लिखेंगे 1 0 -1 1 एंड 150। ये पांचों हमारे क्या होंगे नए एलिमेंट्स होंगे नई जो सिंप्लेक्स टेबल में हम लिखेंगे रो 2 के। ठीक है, तो इन पांचों को मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि यहां मैं टेबल बनाऊंगा 1 0 -1 1 एंड 150। तो अब हम क्या करते हैं नई सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। इस फॉर्मूले को एकदम ध्यान में रख लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो प्लीज कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा आगे। अब हम बात करेंगे नई सिंप्लेक्स टेबल की जो हम बनाएंगे। तो नई सिंप्लेक्स टेबल वापस इसी तरीके से हमको बनानी। तो नई सिंप्लेक्स टेबल हम पुरानी सिंप्लेक्स टेबल की तरह लिखेंगे CJ 3 4 0 एंड 0। अब बात करते हैं बेसिस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि S1 क्या है लिविंग वेरिएबल और X2 क्या है एंटरिंग वेरिएबल, यानी कि S1 बेसिस में से लीव कर जाएगा और X2 इस S1 की जगह बेसिस में एंटर करेगा, यानी कि S1 अब नॉन बेसिक वेरिएबल बन चुका है और X2 बेसिक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, तो X2 आएगा अब इस S1 की जगह, क्योंकि S1 क्या था लिविंग वेरिएबल और X2 इस S1 की जगह एंटर होगा क्योंकि X2 क्या था एंटरिंग वेरिएबल। तो X2 हम लिखेंगे यहाँ S1 की जगह। ठीक है, अब जैसा कि हम CV में S1 का कोएफिशिएंट लिखते थे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होता था S1 का कोएफिशिएंट 0, ऐसे ही अब हम CV में X2 का कोएफिशिएंट लिखेंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है यानी कि 4। और बात करें फिर 0 H2 ये सिमिलर रहेगा जैसे पहले था X1 X2 S1 एंड S2 एंड V। ठीक है, अब वापस एलिमेंट्स लिखते हैं हम 1 1 1 0 एंड 450। तो हमने रो 2 के नए एलिमेंट्स निकाले थे अभी, तो रो 2 के नए एलिमेंट्स हम इसमें पुट करते हैं नई वाली सिंप्लेक्स टेबल में। तो क्या है 1 0 -1 1 एंड 150। तो मैंने आपको कहा था कि की कॉलम में खाली की एलिमेंट को हमको 1 रखना है और बाकी सारे एलिमेंट्स को हमको 0 करना है, तो ऐसा ही हमने किया। की कॉलम कौन सा था X2 कॉलम। अब इसके अंदर देखिए की एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक है, तो अब मैं एक बात आपको ऑब्जर्व करना बताता हूँ, ये छोटी सी चीज है, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बेसिक वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है। तो अब देखिए पुराने सिंप्लेक्स टेबल देखिए बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से थे S1 और S2। ठीक है, यानी कि बेसिस में जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो है बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको देखिए, बेसिक वेरिएबल S1 और S2 के अंदर एलिमेंट 1 या 0 की फॉर्म में 1 0 0 1। तो क्या कहा मैंने, बेसिक वेरिएबल के अंदर एलिमेंट्स 1 या 0 की फॉर्म में। इसी तरीके से सेकंड टेबल देखिए, बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं X2 और S2। X2 के अंदर किसकी फॉर्म में 1 0, S2 के अंदर 0 1। तो क्या देखा हमने, इससे क्या ऑब्जर्व किया कि बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो 0 या 1 की फॉर्म में ही आते हैं। यानी कि बेसिक वेरिएबल के अंदर कोई कॉलम है अगर,
तो उसके एलिमेंट्स 0 या 1 की फॉर्म में ही होंगे। अब देखिए क्योंकि x1 नॉन बेसिक हो चुका है तो इसके एलिमेंट्स 0 या 1 की फॉर्म में नहीं है। देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है, 0 या 1 की फॉर्म में नहीं है। लेकिन पहले x1 बेसिक वेरिएबल था तो इसके एलिमेंट 0 या 1 की फॉर्म में थे, लेकिन अब s1 नॉन बेसिक वेरिएबल हो चुका है तो इसके एलिमेंट 0 या 1 की फॉर्म में नहीं है, 1 और -1 है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या निकालना है, जैसे इसमें zj निकाला तो इसमें भी zj निकालेंगे। zj की सारी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, 4 into 1 plus 0 into 1, तो क्या आएगा आंसर हमारा 4। 4 into 1 plus 0 into 0 क्या आएगा हमारा 4। 4 into 1 plus 0 into -1 4। 4 into 0 plus 0 into 1 0। 4 into 4 50 plus 0 into 150 1800। ठीक है, अब Cj माइनस zj निकालते हैं, जैसे पहले वाले टेबल में निकाला था। तो 3 - 4 - 1 होगा, 4 - 4 0 होगा, 0 - 4 - 4 होगा एंड 0। अब देखिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे हम वापस। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में Cj माइनस zj रो के एलिमेंट्स या तो 0 होने चाहिए या फिर नेगेटिव होने चाहिए, तभी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इधर Cj माइनस zj रो के सारे एलिमेंट्स -1 0 -4 0, तो Cj माइनस zj रो के सारे एलिमेंट्स या तो नेगेटिव है या फिर 0 है, इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी 1800, x2 क्या होगा हमारा 450 एंड x1 क्या होगा हमारा 0। ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आपको कोई इसमें क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है आपके इस चीज के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। तब तक के लिए थैंक यू।